सिर्फ सच। आज त्रिकाल की स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान है जिन्होंने अपना जीवन बहुत ही दर्द में और गरीबी में गुजारा, लेकिन लड़कर अपने जीवन में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो किसी के लिए भी प्रेरणादायी हो सकता है। आज हमारे बीच में बेहद ही खास मेहमान है जोया लोबो। इनका मैं आपसे परिचय करा दूं कि ये से देश की ये पहली ट्रांसजेंडर फोटो जर्नलिस्ट है। जोया, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। मैं त्रिकाल का दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने ये मुझे मौका दिया आपके मंच पे आके, आपके स्टूडियो में आके दो शब्द कहने के लिए, ऑन एयर एंड लोगों तक उस संदेश को पहुँचाने के लिए, जो लोग उस संदेश को सुन के शायद आने वाले फ्यूचर में कुछ चेंज ला सके हमारी पूरी LGBTQ कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। LGBT कम्युनिटी की आप पहली ऐसी फोटोग्राफर हैं जिन्होंने सारे देश में अपना नाम रोशन किया। ये सफ़र इतना आसान तो नहीं था, लेकिन इसकी शुरुआत के बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपका फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, जो लोग भी जानना चाहते हैं। कैसे शुरुआत हुई आपकी फैमिली में, कौन कौन था और कैसी परिस्थितियाँ आपने फेस करी? मेरी फैमिली में जैसे कि आपको बताने चाहूँगी मैं, मेरे मॉम, डैड, बहन है। मेरे डैड अभी फ़िलहाल नो मोर है, मॉम भी नहीं है। एक बहन है जिनकी शादी हो चुकी है, वो अपने फैमिली में सेट है। एंड कुछ अब लकीली मैं बोल सकती हूँ, उसे लक कहना है या कुदरत का मैं करिश्मा कहूँ कि 11 साल बाद मेरी बहन ने मुझे एज अ ट्रांस बोल के एक्सेप्ट किया है। शुरुआत कैसी थी? आपको कब फील हुआ आपको ये कदम समाज के से ऊपर जाकर उठाना है? कैसा था कि एक वक्त ऐसा था कि जब वो बचपन का दौर था तब तो उतना नहीं पता चला, क्योंकि बच्चों में खेलना, लड़कियों के साथ खेलना, अन्य लड़कों के साथ भी खेलना करना सब चल रहा था। एक एज आती है, एक एज लिमिट होती है, 11 साल की एज हो या 18 साल की एज हो। कभी जल्दी पता चलता है, कभी लेट भी पता चलता है, कभी बहुत उम्र होने के बाद पता चलता है। कभी कुछ बच्चों के साथ लोगों को पता चलता है तो वो बच्चे को नहीं मालूम होता है, तो उस बच्चे को भी हैरेस किया जाता है, ऐसा भी होता है। तो ऐसा था कि मुझे एट द एज ऑफ 11 पता चला। स्लोली मैं इस चीज़ को अंदर ही अंदर बहुत घुटन से फील करते हुए जी रही थी। इसमें एक दौर ऐसा भी मेरे लाइफ में आया जहाँ पे मैंने अपने मैं जिस एरिया में रहती थी वहाँ से डैडी की डेथ होने के बाद हम शिफ्ट हुए, हम दूसरे एरिया में शिफ्ट हुए। वहाँ पे कुछ ऐसे दोस्त मिले, अच्छे दोस्त मिले, जिनके साथ बहुत अच्छे करीबी रिलेशन हुए। सो उन दोस्तों में मैंने जब शेयर किया दैट मैं कुछ डिफरेंट हूँ, मैं अलग हूँ, तो वो समझे, उन्होंने मुझे समझ के लिया, क्योंकि कुछ अच्छे दोस्त थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। एंड देन स्लोली जब मुझे मेरा रास्ता मिला, उम्र मिली, मैं बहुत घुटन से जी रही थी इसमें, बट एक सही बोलते हैं ना, आपको कोई बैकबोन देने वाला होता है, कोई रास्ता दिखाने वाला होता है। तो उस टाइम पे मेरे को वो हस्ती मिली और मैंने उसके पास अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस किया। हालांकि उस हस्ती ने मुझे पहले से पहचान लिया था, जान लिया था, तो उसको फिर मैंने खुद होके जब बताया तब उसने मुझे ये रिवील किया। उसने मुझे बताया कि मैंने तुझे बहुत पहले ही पहचान लिया था, बट मेरे को अंदर से ये इच्छा थी कि तू खुद मेरे पास उस चीज़ को कबूल करे। और जब उस इंसान ने, वो जो हमारी ट्रांस कम्युनिटी की पर्सन है जिसने कबूल किया, तो उसके साथ मेरी पहचान हुई। तब मेरा परिचय हुआ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से कि कैसे है, क्या है, एंड मेरी जर्नी एज अ ट्रांसजेंडर स्टार्ट हुई। जैसे आपने बताया आपके पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसके बाद आपकी परिवार में जो आपकी बहन है, आपकी माँ है, आप हैं, कैसे परिवार चला? किन किन कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? परिवार तो मतलब बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट वे में चल रहा था, क्योंकि ऐसा था कि मम्मी को थोड़ा डिप्रेशन हो गया था डैड के गुज़रने के बाद में। उनकी जो मेंटल स्टेटस थी थोड़ी सी अप डाउन थी, वो अल्कोहलिक एडिक्शन की तरफ बढ़ चुके थे। एंड उसके बाद में बहन की शादी पड़ी थी, बहन की शादी हुई, उसके बाद मॉम थे, मॉम को मैं देख रही थी, कर रही थी। कुछ ऐसे भी वक्त आए जहाँ पे मैं कम्युनिटी ज्वाइंट करने के बाद भी मॉम के उस अल्कोहलिक एडिक्शन के वजह से मेरे को कुछ इश्यूज़ फेस करने पड़ते थे। जहाँ पे जो रूम मैंने रेंट पे लिया था वो रूम भी हमें खाली करना पड़ा। तो जैसे मुंबई के जो वीटी स्टेशन है, जो मुंबई में सबसे जाना माना छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स, वो मेरे लिए कभी घर बना, कभी भी रोड के अंडर कंस्ट्रक्टेड ब्रिज होते हैं, ब्रिज के नीचे में रही।
तो कभी मुंबई में आज़ाद मैदान जो है जहाँ पे बहुत से लोग आके मोर्चा करते हैं, आंदोलन करते हैं, वहाँ के फुटपाथ मेरे लिए कभी घर बने। कभी उसी के बगल में प्रेस क्लब है, मुंबई प्रेस क्लब, वहाँ पे कभी बाहर में रही। तो ऐसे करके मेरी जर्नी चल रही थी ट्रांस कम्युनिटी में होने के बाद भी, एंड कैसे वैसे मैं टैकल कर रही थी अपने लाइफ को, करते करते आगे बढ़ी। एक दौर ऐसा था कि जैसे अभी लोगों को लगता है कि ट्रांसजेंडर्स कमा रहे हैं, मांग रहे हैं, इनकी लाइफ अच्छे से जा रही, बट वो ही जानते हैं कि अंदर का दर्द क्या होता है। सो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ है मेरे लाइफ में, मैं बताना चाहूँगी। रात का समय था जब मैं लोकल ट्रेन मांगने के लिए बैठी थी, तो मेरे से कुछ दूरी पे एक लड़का बैठा था और मैं नॉर्मली बैठी हूँ, तो मेरे से आके एक पुलिस वाला अब्यूजिव वे में बात करता है। उसे लगता है कि मैं सेक्स वर्कर हूँ, तो आके मुझे ये पूछता है कि तुम चलोगे क्या, तो वो मुझे ऑफ़र देता है और मैं उससे जब आर्ग्यूमेंट करती हूँ तो वो उसके मैन ईगो को हर्ट होके वो वायरलेस गाड़ी बुला के मुझे गाड़ी में बिठा के रात भर वहाँ से मेरे को ग्रैंट रोड के प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्टेशन पे ले जाके, ये ग्रैंट रोड मुंबई में आता है, वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 के स्टेशन पे ले जाके रात भर उसने मुझे पीटा, नेकेड करके पीटा, वो लड़के को बेचारे को पीटा, मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट तक किया गया। पर मेरे को फिर वहाँ से कैसे वैसे रात सुबह के टाइम वो लोग ने छोड़ दिया। मैं वहाँ से निकली और ये समय उस टाइम का था जब मैं विटी के उस एरिया में, आज़ाद मैदान के उस एरिया में मैं फुटपाथ पे रहती थी। ये तभी का समय था, बट मैंने इसकी कहीं शिकायत करी नहीं। मैं अंदर से बहुत टूट चुकी थी। उस टाइम पे उतनी समझ नहीं थी कि मुझे इसकी शिकायत करनी है या इसके लिए ऊपर मुझे कुछ मेडिकल जांच करनी है तो उन पे कार्रवाई होगी। उन्होंने मेरे जो कमाए हुए पैसे थे उस दिन के, वो पूरे पैसे छीन लिए थे, ऐसा था। तो वो हुआ, होते होते लाइफ आगे बढ़ती रही। अब लाइफ में कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट आए जिसके बारे में बताना चाहूँगी। तो मैं अब वो स्टोरी आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं आज इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर फ़ोटो जर्नलिस्ट कैसे बनी। तो वही हम जानना चाहेंगे कि आपने बहुत ही, मैं आपकी फ़ोटोज़ देख रहा था, उसमें जो आप अपनी लाइफ की स्टोरी बता रही, आपने भिक्षा मांगी, आपका परिवार बहुत ही गरीबी और परेशानियों में गुजरा है, और आपके जो कैरियर में जो कष्ट आपने देखे हैं, वो फ़ोटो में भी काफ़ी कुछ करीब से नज़र आ रहा था मुझे कि जैसे गरीबी वो दिख रही है, वो परेशानियाँ दिख रही हैं। तो जो आपने फेस किया, क्या आप उस फोटोग्राफ को अपनी थीम बना के, मतलब उस सब्जेक्ट पर कितना काम करना पसंद करती हैं? उस सब्जेक्ट पे काम करना मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसे पोर्ट्रे करना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने क्या दुख उठाए हैं, मैंने क्या तकलीफ़ों को फेस किया है। और रही बात आज मैं फ़ोटो जर्नलिज़म में जो मेरी एंट्री हुई है, तो वो ऐसा हुआ कि मैंने लाइफ में यूट्यूब पे जब मैं वीडियोस देख रही थी, तो वीडियोस देखते देखते मैंने एक शॉर्ट फिल्म देखा जिसका नाम था हिजड़ा श्राप की वरदान, यानी हम इस समाज के लिए श्राप है या वरदान है। और ये फिल्म का नाम जिस निर्माता ने रखा है वो बहुत सोच समझ के इसके जो है डायरेक्टर उन्होंने रखा है, क्योंकि लोग हमें होलिस्टिक वे से बहुत मानते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, इनकी दुआ आशीष से हमें बहुत कुछ सफलता मिलेगी, बहुत बिगड़े हुए काम बनेंगे, पर एक जगह पे वो हमारे से मुंह मोड़ के भी चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, इनसे बात करके शर्म सी फील होती है, फिर ये क्यों, वैसा। ये आपका मतलब ये पैशन जो है फोटोग्राफी की तरफ आपका रुझान कब से हुआ? कब आपने सोचा कि इसे कैरियर बनाना है? तो हाँ, इसका करियर ऐसे स्टार्ट हुआ कि जो मैंने शॉर्ट फिल्म देखी थी उसके पार्ट 2 के लिए मुझे असाइन किया गया। वो असाइन भी ऐसे किया गया कि जब मैंने उस शॉर्ट फिल्म पे कुछ कमेंट किया था, वो डायरेक्टर ने पढ़ा, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया वाया इंस्टाग्राम से कांटेक्ट हुआ। उसके बाद मुझे उन्होंने बुलाया मीटिंग के लिए। जब मैं मीटिंग के लिए उनके यहाँ गई, उनके ऑफिस में, तो पता चला कि ये पार्ट 2 बना रहे हैं। और पार्ट 2 की स्टोरी ऐसी है जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी अगर सोसाइटी मौका दे पढ़ने लिखने का, उनको भी अगर उनकी हुनर को, उनके खूबी को शोकेस करने का मौका दे, तो वो भी कहीं आगे जाके कुछ कर सकते हैं। जैसे आज मैं इस सोसाइटी में इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर फ़ोटो जर्नलिस्ट हूँ, वैसे कई अन्य ट्रांसजेंडर्स भी है जिनमें वो कला और खूबी है, बट उन्हें मौका नहीं मिल रहा है, उन्हें वो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, या उन्हें वो मॉरल सपोर्ट नहीं मिल रहा है कि वो जहाँ पे अपनी कला को प्रदर्शित कर सके, वैसा। वो मुझे मौका मिला जहाँ पे मैं एज एन एक्टर, मुझे एक मिलिट्री सोल्जर का रोल दिया गया जहाँ पे मैंने काम किया। एंड उस शॉर्ट फिल्म को कुछ अराउंड 2.6 मिलियन व्यूज़ मिले यूट्यूब पे। वो व्यूज़ मिलने के बाद में वो शॉर्ट फिल्म का एक छोटा सा सत्कार समारोह
रखा गया था। वहाँ पे मेरी पहचान एक एडिटर से हुई जिनका नाम है श्रीनित सिंह, कॉलेज टाइम्स एजुकेशन मीडिया के ये संपादक है। इन्होंने मेरे में वो खूबी देखी और इन्होंने चाहा कि मुझे ये बंदी को एज ए जर्नलिस्ट बोल के अपॉइंट करना है। उनके दिमाग में ये आइडिया आया था, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एज ए जर्नलिस्ट की। और जब मैंने ऑफिस में पहली दफ़ा कैमरा देखा तो मैं बहुत उत्साह थी, मतलब बहुत एक्साइटेड थी, खुशी थी मन में कि पहली बार DSLR कैमरा। तो मैंने रिक्वेस्ट किया मेरे सर से कि सर मैं एक दिन के लिए लेके शूट कर सकती हूँ क्या, फ़ोटो शूट कर सकती हूँ? बोले ज़रूर, क्यों नहीं, तुम करो। तो उन्होंने दिया और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन हमारे एरिया में एक बहुत भयंकर आग लगी थी एक टेलीफोन एक्सचेंज में। तो उस समय मैंने मोबाइल से कुछ फ़ोटोज़ ली। मोबाइल से फ़ोटोज़ लेने के बाद में ये लगा कि ये विजुअल्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। सर ने कहा, बोले तुमने कैमरा क्यों नहीं लिया? बोली सर मैं जब तक का ऑफिस पहुंच जाती थी यहाँ पे विजुअल्स नहीं मिलते, मिस हो जाता था। तो तब से लेके 2010 से लेके 2019 तक कभी ये सोचा नहीं था कि अपने लिए कुछ करूँगी, अपने करियर के लिए मैं कुछ पैसे जमा करके अपनी लाइफ आगे सेट करूँगी। बट 2019 में श्रीनित सिंह जी ने जब मुझे ये मौका दिया एज ए जर्नलिस्ट का, तब मेरे दिल में वो उम्मीद जगी कि मुझे अब रुपए जमाने हैं। रुपए जमा के, जैसे ट्रेन में मांगा, दुकानों में मांगा, दिवाली के टाइम पे शगुन मांगे दुकानों में, उन पैसों से जमा के मैंने डिसाइड किया मुझे कैमरा लेना है। पर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है, जब मैं मार्केट गई तब मुझे वहाँ कैमरा ख़रीदना ये मेरा मेन मोटो नहीं था। मैं, क्योंकि म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है तो मुझे वायलिन प्ले करना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं सबसे पहले वायलिन के शॉप पे गई। मुंबई में सबसे फेमस शॉप है वो वायलिन की। तो मैं उनके यहाँ गई, मैं साड़ी पहनी हुई थी, नॉर्मल बैंगल्स, बिंदी लगाई थी, बैग में पैसे थे हाला। मैं जाके उनसे पूछ रही हूँ कि मुझे वायलिन ख़रीदना है बेसिक। उनके यहाँ कम से कम रेंज में वायलिन थे, बट उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी। आपको मालूम है, जैसे धिक्कार रहे मुझे, वो मेरे को उस तरह से ट्रीट किया गया। एंड तब मैंने मन में एक ज़िद पकड़ी कि मैं अगर दोबारा इस दुकान में कदम रखूँगी तो मैं लाइफ में कुछ बड़ी इंसान बनूँगी, तभी कदम रखूँगी, नहीं तो नहीं जाऊँगी इस दुकान में मैं। और वहाँ से मैं आगे निकली। आगे कुछ दूरी पे एक शॉप मिला जहाँ पे मैंने वायलिन तो परचेस कर लिया, उसके साथ साथ मैं आगे बढ़ी, तब मैंने कैमरा का शॉप देखा। तो वहाँ से कैमरा ख़रीदने के बाद मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई मैंने थोड़ा बहुत स्ट्रीट फोटोग्राफी की। उसके बाद बीइंग जर्नलिस्ट का मेरे पास आई कार्ड था। एज आई वॉज अपॉइंटेड एज अ जर्नलिस्ट, मैं अपॉइंटेड जर्नलिस्ट थी। सो एक रैली हो रही थी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, उस रैली को मैंने कवर किया। वहाँ पे कुछ सीनियर फोटोग्राफर्स मिले जिनसे मेरी बातचीत हुई, जो मेरे मेंटोर है आज के टाइम पे, दिव्यकांत सोलंकी, EPA जो इंटरनेशनल एजेंसी है जिसके लिए ये बहुत बड़े सीनियर फोटोग्राफर है, फोटो जर्नलिस्ट है। इनसे मुझे पता चला कि कैमरा के की एक्सपेक्ट्स क्या है, इसे कैसे ऑपरेट करना है, इसके फंक्शंस क्या है, सब्जेक्ट को कैसे फोकस करना है, फ़ोटो जर्नलिज्म एक्चुअली क्या है, क्या मेरे को टॉपिक पे काम करना है, कौन सा फ़ोटो किधर यूज़ होगा। उनसे मुझे प्रेरणा मिली, उनसे सीखने मिला। एंड उस तरह से मेरी जर्नी तो चल रही थी, पर कुछ टाइम तक का फिर लोकल ट्रेन में रोज़ी रोटी चल रही थी, जो रोज़ी थी लोकल ट्रेन में कमाना मांगना। और फिर कोविड का काल आया। कोविड का काल आया तो एकदम से रोज़ी रोटी तो रुक गई थी, ब्रेक लग गया रोज़ी पे। एंड उसके बाद एक मौका ऐसा भी आया जहाँ पे 2 से 3 हज़ार माइग्रेंट लेबर्स जमा हो गए थे हमारे यहाँ बैंड्रा स्टेशन के बाहर। उस समय मैंने ये दृश्य देखा, तो वैसे मैं घर जाके कैमरा ला के मैंने शूट किया। तो जो हमारे मुंबई के जाने माने न्यूज़पेपर्स है, जैसे कि मुंबई मिरर है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, लोकमत है, हिंदुस्तान टाइम्स है, पुडारी है, ये जितने न्यूज़पेपर्स है, फिर काफ़ी इंटरनेशनल एजेंसीज़ है, जैसे मैं कहूँगी AFP, AP और रॉयटर्स, ये इन लोग ने मेरे से फ़ोटोज़ उठा के फिर ये लोग ने पब्लिश किए। और उसके थ्रू मुझे लोगों में पता चलने लगा, अन्य सीनियर फोटोग्राफर्स को पता चलने लगा कि जोया नाम की कोई हस्ती हमारे बीच आज फ़ोटो जर्नलिस्ट बोल के है। एंड कोविड के बाद जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एज अ फ़ोटो जर्नलिस्ट, ये अभी जर्नी स्टार्ट है। कुल मिलाकर जो वायलिन खरीदते समय आपके साथ दुकानदारों ने दुर्व्यवहार किया था, उसने आपको एक सफल फोटोग्राफर आप बना दिया। आपकी जिद भी इसमें शामिल थी। हाँ, एक सवाल पूछना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब से ऑर्डर दिया, थर्ड जेंडर मान्य हो गए, आज समाज में थर्ड जेंडर को लेकर क्या हालात आप देखते हैं? लोगों के दृष्टिकोण में कुछ बदलाव, कितना बदलाव है समाज में, कितना बदलाव है? लोग मैं आपको अभी एक किस्सा बताना चाहूँगी हाल ही का। जैसे मैं
आज मेरा ये सेकेंड डे है जबलपुर का। मैं कल ही जबलपुर आई थी एंड परसों के दिन मैं ट्रैवल कर रही थी मुंबई से जबलपुर के लिए। तब मैंने देखा मेरे ऑपोजिट में एक फैमिली बैठी थी, तो उनके साथ एक छोटा बच्चा भी था। तो वो कुछ बात हो रही थी बैग शिफ्ट करने पे, तो मेरी बैग उस तरफ थी, तो मैंने बोली ये मेरी बैग है, आप मेरे को दे दीजिए, मैं इस तरफ बैठ रही हूँ। तो बच्चे ने उनको पूछा, उनके मम्मी को, कि ये कौन है करके। तो मम्मी ने बच्चे को आग दिखा के शांत कराया। तो उस टाइम पे मैं समझ गई कि ये मौका है इनको सही डायरेक्शन देना। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, आप बच्चे को बताइए, क्योंकि जब तक हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बताएंगे नहीं कि LGBTQI कम्युनिटी क्या है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या हिजड़ा कम्युनिटी क्या है, तब तक उन्हें नहीं पता चलेगा। क्योंकि आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में ओनली मेल फीमेल है, ट्रांसजेंडर ऐसा वर्ड है ही नहीं, या अदर ये वर्ड अब भी आया है, वो भी आदर बोल के आया है, ना कि ट्रांस TG लिख के आया है। तो फैमिली का इसमें ये बड़ा रोल है। मैं फैमिली को ये मैसेज देना चाहूँगी इस माध्यम से कि आप अगर अपने बच्चे को एजुकेट करते हो हिजड़ा कम्युनिटी या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या हमारी पूरी LGBTQI के बारे में, तो बच्चों को पता चलेगा कि ये कौन है, क्या है। उन्हें हेजिटेशन नहीं होगी, उन्हें और नॉलेज मिलेगी। जब तक फैमिली बताएंगी नहीं, उन्हें पता नहीं चलेगा और वो फिर कंफ्यूज रहेंगे। आपने अपने काम के सिलसिले में देश भर में सफ़र किया है, कई जगह गई हैं, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा, आप मुंबई में रहती हैं, वहाँ ट्रांसजेंडर के ये लोगों के, जो कि मेट्रो शहर, बड़ा शहर है, हाँ। महानगर है, वहाँ के ट्रांसजेंडरों की लाइफ कैसी। इसके बाद जैसे आप जबलपुर आए या छोटे शहरों की बात करें, तो अभी कितना बदलाव ज़रूरी है अभी लोगों के दृष्टिकोण में, दोनों जगह में। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी, मोर ओवर चाहे मुंबई हो या जबलपुर हो या पूरी सिटी हो, मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ लाए जहाँ पे उनको प्रॉपर एजुकेशन मिले, उनको अवेयरनेस मिले। जैसे कि उनको टॉयलेट इश्यूज़ है, तो उनको हर जगह पे उनके लिए एक पर्सनल टॉयलेट होना चाहिए, या तो आप उनके लिए कॉमन टॉयलेट बना दीजिए जहाँ पे ओनली ट्रांस कम्युनिटी पीपल उसे यूज़ कर सके। ये सब चेंजेस होने चाहिए। मोर ओवर ट्रांस कम्युनिटी के लिए एजुकेशन या वर्क सिस्टम लाना चाहिए, कुछ ऐसे जॉब्स लाने चाहिए गवर्नमेंट ने जहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की उनके लिए फ़ायदा हो सके। एक ये आपने सामाजिक बदलाव की बात जरूर की। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो राजनीतिक स्तर से आप नेताओं को देखती हैं, सियासी पार्टियों को देखती हैं, इन्हें क्या कदम उठाने चाहिए और इन्हें देखकर आपको मतलब क्या कुछ उम्मीदें लगती? मैं ये कहना चाहूँगी, बड़े नेताओं तक तो नहीं जाऊँगी मैं, पर जो एरिया के नगर सेवक जो है, या कहो कि गांव के जो पंचायत है यानी सरपंच है, अब लोग अपनी समस्या लेके इन तक जाते हैं। अगर ये हर फैमिली से या हर एक घर के लोगों से डिस्कस करते हैं, LGBTQI कम्युनिटी के बारे में बताते हैं, तो इनकेस हमारी कम्युनिटी को कुछ तो अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जो आने वाली हमारी LGBTQI कम्युनिटी है, शायद उनको फैमिली सपोर्ट करेगी, शायद ना उनको फिर से घर से बाहर निकाला जाएगा, ना उनको रोड पे मांगना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली सपोर्ट करेगी तो उन्हें एजुकेशन भी मिलेगा और उनको सपोर्ट भी मिलेगा, उनको जॉब्स भी मिलेंगी फ्यूचर में। ऐसा था कि पास्ट में ट्रांस कम्युनिटी को घर से निकाल दिया जाता था, क्योंकि उनको लगता था कि उस ट्रांसजेंडर की वजह से उनका नाम बदनाम होगा। पर आज वही ट्रांसजेंडर अपने लाइफ में इतने आगे जा रहे हैं, और वो फैमिली का ही नहीं बट अपने कंट्री का या अपने देश का, वो जिस एरिया में रह रहे या वो जिस गांव में रह रहे, जिस कस्बे में रह रहे, उसका नाम इतना रोशन कर रहे हैं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड है। ये थी जो या लोग संघर्ष की कहानी, मेहनत की कहानी और सबसे बड़ी बात सफलता की कहानी। तत्रिकाल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार। सिर्फ सच।